जितने भी अच्छे बड़े मेकर्स थे वो सारे बॉम्बे चले गए। पॉलिटिशियन तो फिल्म बना नहीं सकता, मेरी ज़रूरत राजस्थान में है। करेक्ट है। तो हमको जीरो से स्टार्ट करना पड़ा। एक विचार आपका जीवन बदल देता है। आप बात करते हैं सभी आर्टिस्ट से, फिर भी कई लोग जिद तो करते होंगे। आप एक बार चांस तो देके देखिए, ये संघर्ष क्यों चुना आपने? क्या चाहते हैं आप? मान्यता दिला के ही मानेंगे या अगर सिनेमा हिट होगा तो भाषा भी हिट होगी। हर कोई समस्या लेकर आया, समाधान की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो डांस करते ही नहीं है, सिखाते ही नहीं है? हाँ, बॉलीवुड से स्टार लाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भाषा का ज्ञान ही नहीं है तो फिर राजस्थानी में करेंगे भी क्या? नाम अलग अलग होने से कुछ नहीं होता है, कर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आप दिल नहीं करता है कि कभी मैदान पे जाकर के अपने खेल को खेला जाए? तो ऑडिशंस जो आपके होते हैं वो किस तरह की कास्ट के लिए होते हैं? अगर आप संघर्ष कर सकते हो सिनेमा के लिए तो हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि 100 सितारों से अच्छा होता है एक चांद। हम जो सिनेमा की भाषा है उसको सबसे ज्यादा वैरायटी देते हैं। नमस्कार, लाइव परफॉर्मर्स की अनकट टॉक्स विद प्रशांत सीरीज में आपका स्वागत है। साथियों, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, परिचय की उनको जरूरत न थी, न है और शायद कभी होगी भी नहीं। लोग जाते हैं पूरे देश भर से मुंबई, हीरो बनना उनका सपना होता है, फिल्म इंडस्ट्री पे छाना उनका सपना होता है। लेकिन ये वो शख्सियत है जो मुंबई से काम करके बुलंदियों पर अपने झंडे गाड़कर जयपुर आए हैं, राजस्थानी सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए। हम बात कर रहे हैं लखविंदर सिंह जी की। लखविंदर जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ प्रशांत जी। सबसे पहला सवाल, अभी जैसे आपके इंट्रोडक्शन में भी मैंने बताया कि लोग मुंबई जाते हैं, लेकिन आप मुंबई से जयपुर आए हैं, राजस्थानी सिनेमा को आप बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो राजस्थानी भाषा को ही मान्यता नहीं है, तो कैसे आप कर पा रहे हैं इसको? इसके पीछे कहानी तो बहुत लंबी है, ठीक है। जब मैं राजस्थान आया था उस वक्त मैं बॉम्बे में वेल सेटल था। सोनी, जी, कलर्स, स्टार, ये जितने भी चैनल्स थे सब में मेरा काम चल रहा था। अच्छा खासा बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ में कनेक्ट था। फिर एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि मेरी एक फिल्म है राजस्थानी, वो फंसी हुई है, तो उसको थोड़ा सा उस पर काम करना है। तो मेरा शेड्यूल बहुत टाइट था, लेकिन जब बार बार उसने कहा कि राजस्थानी फिल्म है उसको प्लीज़ एज अ फ्रेंड कर दे, तो ऑलरेडी काफ़ी काम चल रहा था वहाँ पर। तो मैंने जब राजस्थानी सिनेमा के बारे में थोड़ा सा सोचना शुरू किया तो मुझे पता चला कि काफ़ी जो स्थिति है वो दयनीय है इंडस्ट्री की। क्योंकि मेरा दोस्त था तो मैं फिर भी आ गया। राजस्थान से मैं कनेक्ट था क्योंकि बचपन से ही फिल्मों के अंदर मैं राजस्थान को देखता आ रहा था। बॉर्डर, गुलामी और ऐसी कई राजस्थान बेस की फिल्म थी जहाँ मुझे राजस्थान बहुत ही पैशनेट करता था, काफ़ी अट्रैक्ट करता था। तो जब राजस्थान आने का मौका मिला तो मैं आ गया राजस्थान, मैंने शूटिंग शुरू की। और शूटिंग शुरू करने के बाद जब पता चला कि 25-30 सालों से कोई फिल्म नहीं आई है, तो टेक्नीशियन होने के नाते मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ। एक ऐसी धरती जो इतनी खूबसूरत है, एक ऐसी जगह जहाँ पे टैलेंट का भंडार है, और उस जगह पे अगर फिल्में नहीं बन रही थी तो ये मेरे लिए एज अ टेक्नीशियन बड़ी दुख की बात थी। मैंने थोड़ा सा जब जानने की कोशिश की कि फिल्में क्यों नहीं बन रही, क्या रीज़न है, तो मालूम पड़ा कि जितने भी अच्छे बड़े मेकर्स थे वो सारे बॉम्बे चले गए। तो फिल्म कौन बनाएगा? अब पॉलिटिशियन तो फिल्म बना नहीं सकता, और ना ही कोई बिजनेसमैन या कोई दूसरा जो व्यापार में बिजी है उनको वो फिल्म नहीं बना सकते। तो जो मेकर्स थे जब वही चले गए तो इंडस्ट्री तो वीरान हो गई। तो ये एक बहुत ही दर्द भरी जिसको बोलते हैं एक ऐसा मुद्दा था जो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं शूट करके बॉम्बे चला तो गया वापस, लेकिन उसके बाद मेरी नींद थोड़ी सी हराम सी हो गई। मुझे लगा कि
एक सच्चे टेक्नीशियन होने के नाते मेरी ज़रूरत बॉम्बे में नहीं है, मेरी ज़रूरत राजस्थान में है। और 2008 के आसपास, 8-9 के आसपास फिर मैंने वापस अपने कुछ दोस्तों के साथ आया और मैंने यहाँ पे काम करना शुरू किया। और मालिक का करम है कि तब से लेके अब तक पिछले 10-12 सालों के अंदर मैंने 8 से 9 फिल्में रिलीज़ की हैं। और अभी इस साल वापस एक फिल्म रिलीज़ कर रहा हूँ और पब्लिक ने साथ दिया और धीरे धीरे फिर ये सफ़र चलता रहा। आपके पास कई अनुभव हैं, फिल्म इंडस्ट्री में भी आपने जो है काफ़ी, टीवी इंडस्ट्री में ज़्यादा काम किया है शायद आपने। दोनों में किया है। दोनों में किया है। जब आप यहाँ राजस्थान आए हैं तो उसके बाद तो पूरी तरह से फिल्म इंडस्ट्री के ही होके रह गए हैं। हाँ, टोटल। एयरफोर्स स्कूल से आप पढ़े हैं, डिफेंस एरिया में आप रहे हैं, तो डिफेंस एरिया में और सिविल एरियाज में आप कैसा फर्क महसूस कर पा रहे हैं? बहुत ही अंदर से क्वेश्चन ढूंढ के लाया होगा एकदम। करेक्ट है, नो डाउट। बचपन पूरा डिफेंस में गया, डैड एयरफोर्स में थे और बहुत ही डिसिप्लिन था जीवन के अंदर। टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, टाइम पे खाना और टाइम पे जागना। और उसके बाद जब एक जो आर्टिस्ट होता है, ठीक है, वो जब आप पैदा होते हो तो गॉड वो गिफ्ट उसी वक्त दे देता है। मेरे अंदर एक राइटर के लिखने का मुझे बहुत शौक था, तो मैंने सोचा था कि जीवन में मैं एक लेखक बनूंगा। और उसी लेखनी को ढूंढते 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 मेरा गुजरात में एयरफोर्स में मेरी स्टडी हुई थी जामनगर में। वहाँ से फिर मैं बॉम्बे गया। बॉम्बे फिर जो हर कोई करता है, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड तो था नहीं कि हमारे बाप दादा वहाँ पे स्टेब्लिश थे, तो हमको जीरो से स्टार्ट करना पड़ा। एक लंबे संघर्ष के बाद धीरे धीरे अपनी टैलेंट के आधार पे लोगों से जुड़ते गए, मिलते गए, रिलेशन बनते गए और काम मिलता गया। और उसी के साथ धीरे धीरे फिर इस इंडस्ट्री ने अपना लिया, हमने इंडस्ट्री को अपना लिया। और फिर ये सोचा कि मैं अगर फौजी भी बनता तो भी देश के लिए सेवा में ही जीवन जाता। लेकिन ये भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम एक अच्छे माध्यम से, अच्छी फिल्मों के माध्यम से लोगों के विचारों को बदल सकते हैं। एक विचार आपका जीवन बदल देता है। ऐसे कई विचार होंगे जब आप सोचोगे या बैठोगे कभी जीवन में, जिन्होंने आपको बहुत प्रभावित किया होगा। वैसे ही मुझे भी कुछ विचार थे जिन्होंने बहुत प्रभावित किया। मुझे लगा कि नहीं, ठीक है, हम एक सामाजिक और अच्छी बातों से, इस फिल्म के माध्यम से लोगों को अंदर इस जो भी बुराइयां हैं उनको खत्म कर सकते हैं, समझा सकते हैं। आप फिल्म मेकिंग में हैं तो जाहिर सी बात है कि कई लोग हैं जो हीरो बनने का सपना या हीरोइन बनने का सपना लेकर आपके पास आते होंगे। करेक्ट। उनमें से कई लोग ऐसे भी होते होंगे जिनके पास कोई टैलेंट नहीं है। करेक्ट। और वो शॉर्टकट के जरिए हीरो बनना चाहता है, हीरोइन बनना चाहता है। ऐसे लोगों से जब आप टकराते हैं तो कैसे डील कर पाते हैं? कुछ नहीं, समझाता हूँ उनको मैं कि दुनिया में शॉर्टकट कुछ नहीं है। उनको मैं समझाता हूँ कि आपको चलना इसी रास्ते से है। अगर आपको स्टैब्लिश होना है, अगर आप मिलावट वाला खाना खाओगे तो सीधी सी बात है वो उसका रिजल्ट अलग है। और अगर आप सात्विक भोजन करोगे या आप शुद्ध भोजन करोगे उसका रिजल्ट अलग है। तो आप अगर सही रास्ते से अपने कैरियर को चुनते हो, सही लोगों के साथ चुनते हो और डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ते हो तो अलग मैटर होता है। तो शॉर्टकट वालों को मैं समझाता हूँ कि शॉर्टकट कुछ नहीं है। पब्लिक आपको बख्शेगी नहीं। आप शॉर्टकट के थ्रू एक बार आ जाओगे, 2 बार आ जाओगे। उनको फिर मैं एग्जांपल देता हूँ बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस का। कितने बड़े बड़े डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, हीरो थे, उनके बच्चों में अगर टैलेंट नहीं था तो पब्लिक ने नहीं अपनाया उनको। और जो स्ट्रगलर थे जिनके अंदर टैलेंट था उनको पब्लिक ने अपनाया। आप बात करते हैं सभी आर्टिस्ट से? हाँ, उनको समझाता हूँ मैं कि आप कहीं सीखो, कहीं समझो, कहीं चीज़ों को प्रॉपर ज्ञान लो। आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। अगर मैं आपको कैमरे के सामने खड़े कर भी दूंगा तो आप यूं गिर जाओगे। फिर भी कई लोग जिद तो करते होंगे, आप एक बार चांस तो देके देखिए। आप फिर जो बहुत ज्यादा जिद करते हैं तो फिर उनको मैं कैमरे के सामने खड़ा कर देता हूँ। हाँ। आ जाओ क्या है सिट्टी फिट्टी को ठीक है। हाँ, फिर खड़ा कर देता हूँ उनको, लो डायलॉग दो और बोलो और आगे बढ़ो। फिर उनको खुद एहसास हो जाता है क्या सही है क्या गलत है। 2014 में आपकी फिल्म आई थी तांडव। 2014 में। और अब 10 साल बाद तांडव का दूसरा भाग जो है, करेक्ट है,
वो देखने को मिलेगा दर्शकों को। जी जी, इतना लंबा गैप क्यों? बीच में 2-3 पिक्चरें बनाई, मजो आग जो, कजराली नखराली और 2-3 फिल्में थी। लेकिन तांडव जब रिलीज की थी मैंने, तो लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया था। छोटी सी ऑडियंस थी, लेकिन वो जो सराहना मिली थी लोगों की, तो मुझे लगा कि राजस्थान में भी सिक्वल बनने चाहिए। साउथ में बनते हैं, बॉलीवुड में बनते हैं, दूसरे हॉलीवुड में बनते हैं, तो क्यों ना हम एक सिक्वल जिसकी ऑलरेडी एक छोटी सी ऑडियंस है उसके सहारे ही हम आगे बढ़ें। और बस ये विचार आया कि कुछ नया करते हैं, और तांडव की ही जो कहानी थी उसको हमने फिर आगे सेकंड पार्ट की तरफ उस पर काम शुरू किया, और इसी साल काम शुरू किया, शूट किया, कंप्लीट किया, और मालिका करम है कि हम दिसंबर को इसको रिलीज़ कर रहे हैं। तो बहुत फास्ट 6 से 7 महीने में ही इसका काम निपटा के आप राजस्थान की सबसे फास्ट मूवी कह सकते हो इसको, कि ये शूट हुई और कंप्लीट हुई और अभी रिलीज़ हो रही है। नहीं, इसकी रिलीज की डेट्स भी जो है लगातार बदलती रही हैं। नहीं, रिलीज की कोई डेट नहीं हुई है अभी तक, ऑफिशियल कोई डेट इसकी अनाउंस नहीं हुई है। ओके। हाँ, प्रोडक्शन हाउस की तरफ से कोई डेट अनाउंस नहीं अभी 27 दिसंबर जो आपने फाइनल की हुई है उसी दिन रिलीज। वो डेट भी हम कल अनाउंस करने वाले हैं। Okay. अब आपने एक दिन पहले ही हमला बोल दिया, एक अलग बात है। इधर कोई नहीं, वो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही आप बता दीजिएगा, यहाँ रिवील मत कीजिए उसको। नहीं, रिवील हो चुकी है अभी तो। ओके। तो अब अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं कि पिछले साल 2023 में राजस्थान सिने महोत्सव आयोजित हुआ जी, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट रहा और किस हद तक सफल रहे आप अपने उस थॉट कि क्या है, एक फिल्म लाइन की जो इंडस्ट्री है वो सिर्फ फिल्मों के आधार पे नहीं चलती है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, और इतनी सारी ब्रांचेस को संभालने के लिए बहुत ही प्रोफेशनल, अनुभवी और बहुत ही मजबूत लोग चाहिए जो आपकी इंडस्ट्री को कनेक्ट करते हो। ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री होती है उसकी एसोसिएशंस वगैरह होती है, वो एसोसिएशंस जो उस इंडस्ट्री को बैकिंग देती है। उसके अलावा कुछ इवेंट्स होते हैं, अवार्ड्स इवेंट्स, ये सब जो है फिल्मों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये सब इवेंट्स के अंदर नए लोगों का आना, पुराने लोगों का अनुभव, नए लोगों का टैलेंट, इन सब का एक मिक्सचर होता है, जहाँ पर आने वाले वक्त के लिए चीज़ों को सवारा सजाया जाता है। तो वो एक कमी महसूस हो रही थी। इवेंट तो यहाँ पर होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन राजस्थानी सिनेमा के नाम पे भी हो जाते हैं, राजस्थान सिनेमा के नाम पे, लेकिन राजस्थानी जो फिल्में हैं उनके साथ बहुत ज़बरदस्त भेदभाव था। मैं 10-12 साल से देख रहा था उस चीज़ को, तो मुझे उस चीज़ का बहुत ही दुख था। तो हमने अपने मेकर्स के साथ डिसाइड किया कि हम हर 1-2 साल के अंदर एक किस तरह का इवेंट करते रहेंगे, जब तक हम पूरी तरह से सक्षम नहीं हो जाते तब तक धीरे धीरे इसको चलाएंगे। बरसों से जो है राजस्थानी सिनेमा जिन अभावों से जूझ रहा था, उन अभावों को दूर करने के लिए शायद आपका यहाँ पदार्पण हुआ है, क्योंकि अभी आप ही ने जो है टॉकीज 24 को भी शुरू किया है। एक वो क्या है, कैसे क्या वर्क कर रहे हैं उसमें? वो OTT है। हम चाहते थे कि राजस्थानी सिनेमा का अपना OTT हो, राजस्थान सिनेमा का अपना कोई OTT नहीं है। उसकी सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो चुकी है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, और तांडव रिलीज करने के बाद फिर जनवरी में हम उसके ऊपर फोकस करेंगे, जनवरी से उसको लॉन्च करेंगे तरीके से। तो एसोसिएशन, महोत्सव, फिल्में, OTT, इस तरह से 360 डिग्री में पूरा इस इंडस्ट्री को संभालने की और चीज़ें चल रही हैं, मतलब कि हम इसको हैंडल कर सकें। आप सहारा टीवी के लिए काम कर चुके, कलर्स टीवी के लिए काम कर चुके, जी टीवी के लिए काम कर चुके, सिनी टीवी के लिए, सोनी टीवी के लिए आप काम कर चुके। इतने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ आप जुड़े रहे, और फिर अब राजस्थानी सिनेमा को आप बढ़ावा देने के लिए आप आए हैं। आपको ये नहीं लगता कि ये आप मतलब ऊपर से नीचे आए हैं, यहाँ बहुत ज्यादा संघर्ष भी आपको करना पड़ रहा होगा, नए नए चैलेंजेस आपके सामने आए दिन आ रहे होंगे? मैं एक कंफर्म हुई, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था आपसे, तो ये संघर्ष क्यों चुना आपने? हाँ, मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि एक विचार आदमी का जीवन बदल देता है। ऐसे ही काम करते करते एक दिन गाना सुन रहा था, और उस गाने में एक लाइन आई, और वो लाइन ये थी कि वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं। ठीक है,
तो मैंने सोचा कि बॉलीवुड में तो हजारों डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, ऐसा क्या करें। उसी बीच में राजस्थान आ गया। अब जहाँ राजस्थान से सब भाग रहे थे, तो मैंने सोचा कि यही वो जगह है जहाँ पे हम इस तपती हुई रेत के ऊपर फूल खिला सकते हैं, और अगर ये खिला दिया तो ये इतिहास बनेगा। तो जवानी जब झोंकनी ही है तो ऐसी जगह झोंको जहाँ पर कुछ बुढ़ापे में मतलब एहसास हो कि हाँ हमने जीवन में किया, और फिर झोंक दी। उसके लिए कई दुख तकलीफ परेशानी आती रही, क्योंकि मैं राजस्थान में किसी को जानता नहीं था, ना ही मैं राजस्थान से हूँ। तो जीरो से सफ़र शुरू किया। फिर सफ़र करते 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 जब मैं आया था तब मैं किसी को नहीं जानता था, लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि पूरे राजस्थान में जो भी राजस्थानी सिनेमा से कनेक्टेड कोई कलाकार है, मैं उसे जानूँ या ना जानूँ, लेकिन वो मुझे आज जरूर जानता है। शुरुआत में जयपुर के राजा पार्क में आपका ऑफिस हुआ करता था शायद, मामा के होटल के आसपास। राजा, उससे पहले मेरा ऑफिस था त्रिमूर्ति में। त्रिमूर्ति के, हाँ, राजा पार्क का ऑफिस तो ज़्यादा बड़े टाइम के लिए नहीं था, लेकिन त्रिमूर्ति कम से कम 5-6 साल वहीं से शुरुआत की थी मैंने। अच्छा, अभी आगे क्या टारगेट है आपका राजस्थानी सिनेमा को लेकर? क्या चाहते हैं आप? मान्यता दिला के ही मानेंगे या? नहीं, मान्यता देखो, भाषा वाला मुद्दा हमारा नहीं है। हाँ। हमारा मुद्दा है सिनेमा का। क्योंकि आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं राजस्थानी सिनेमा को लेकर के, तो मुझे लगता है कि मान्यता दिलाना आप ही के हाथ में है। आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका नतीजा मिल सकता है इस तौर पे। मैं चाहता हूं कि सिनेमा को एक मुकाम मिल जाए। हाँ। क्योंकि किसी भी प्रदेश की जो भाषा है उसको बढ़ाने में सिनेमा का बहुत बड़ा हाथ है। तो सिनेमा को तो टोटल इग्नोर कर दिया गया, तो उसकी कीमत भाषा उठा रही है। लेकिन अगर सिनेमा हिट होगा तो भाषा भी हिट होगी। तो इसलिए हमसे ही सारी जुड़ी ब्रांचेस है, कला, संस्कृति, भाषा और सिनेमा, ये चारों के चारों मतलब सब पारिवारिक, मतलब क्या बोलते हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं। ठीक है। तो हम सिनेमा पे काम कर रहे हैं, वो हमारा मेन मकसद है। भाषा के लिए और भी कई लोग फाइट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि चलो वो अपने इस लड़ाई के अंदर कामयाब हो। हालांकि इस लड़ाई को जब से मैं आया हूँ, मैं 15 साल से मैं देख रहा हूँ, मेरी आंखों के सामने कई बड़े बड़े भाषा को के लिए लड़ने वाले जो लोग थे, आए गए और चले गए, लेकिन हर कोई समस्या लेकर आया, समाधान की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। और मैं ये भी जानता हूँ कि जिस दिन वो समाधान ढूंढना चाहेंगे, ये मतलब पीनट्स है, मतलब ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा क्रिएट किया गया है। ये इस समस्या का समाधान वो अगर बैठ के करना चाहें तो वो कर सकते हैं, ये नहीं है। हाँ, इसलिए मैं उस तरफ जाता नहीं हूँ। मेरा पूरा फोकस है सिनेमा। हम चाहते हैं कि राजस्थान का जो कमर्शियल सिनेमा है वो किसी तरह से हिट हो। फिल्म अगर हम सब्सिडी के लिए बनाते रहेंगे तो कमर्शियल सिनेमा कभी हिट नहीं होगा। और राजस्थान को जिंदा रखने के लिए कमर्शियल सिनेमा को जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो मेरे प्रोजेक्ट होते हैं वो थोड़ा सा इसी तरह के होते हैं। अब उसमें से कुछ चल पड़ते हैं, कुछ नहीं चल पड़ते। अभी तांडव से उम्मीद है, और ये खुशी की बात है कि राजस्थान सिनेमा के इतिहास में पहली बार किसी फिल्म की डेट, पोस्टर, ट्रेलर लॉन्च होने से पहले उसकी 2000 टिकट एडवांस बुकिंग बिक गई। तो हमने एक समाधान लेकर आए। जब रिलीज करने का प्लान था तो मैंने सोचा कि चलो एक रास्ता निकालते हैं कि राजस्थान सिनेमा के शुभचिंतक कितने हैं, हम ढूंढ ही नहीं पाते इस भीड़ के अंदर। तो हमने ये जो पोस्टर आप देख रहे हो पीछे, तांडव राजस्थानी सिनेमा, ये एक QR कोड के साथ, और हम जो 10-12 साल से काम कर रहे थे उन लोगों से कनेक्ट होकर हम लोगों ने इस तांडव का प्रमोशन शुरू किया। एक कैंपेन बनाकर कि अगर आप राजस्थानी सिनेमा को अपना एक टिकट देंगे तो ये जो सिनेमा है ये भी दूसरे सिनेमा की तरफ फलेगा फूलेगा, आगे बढ़ेगा, ये भी सर उठा के जिएगा। इसने भी कभी अपना सुनहरा दौर देखा था, आज ये उस दौर से नहीं गुजर रहा है, लेकिन आपकी एक टिकट इस सिनेमा को वापस जिंदा कर सकती है। और सिर्फ एक सिनेमा का मुद्दा नहीं है, सिनेमा उठेगा तो उसके साथ हजारों कलाकार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स जो बॉम्बे गए हुए हैं या दूसरी इंडस्ट्री में वो भी आएंगे, उनकी भी हिम्मत बढ़ेगी। जो हमारे प्रोड्यूसर्स, राजस्थान एक बड़ा फाइनेंस का क्षेत्र है, जो बॉलीवुड के अंदर बहुत बड़ा फाइनेंस करता है, भोजपुरी में करता है, साउथ में करता है, तो वहाँ के मेकर्स को लगेगा कि ठीक है, हमारे घर में भी अगर रिटर्न आ रहा है तो क्यों ना हम वापस राजस्थान की तरफ टर्न करें। मतलब तो 100 में से अगर 10 प्रोड्यूसर्स भी आते हैं तो उसका सीधा का सीधा जो फायदा है वो इंडस्ट्री को होगा। चीजें बढ़ेंगी, काम बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, कलाकारों को ज्यादा काम मिलेगा। तो ऐसे ही धीरे 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 चीजें आगे बढ़ेंगी और
उसके आसार नजर आ रहे हैं। तांडव ने वो उम्मीद दी, तांडव ने वो उम्मीद दी जिस का इंतजार सालों से लोग कर रहे थे, और एक पॉजिटिविटी की लहर है। और मुझे लगता है कि कल हम ट्रेलर जब लॉन्च करेंगे, उसके बाद जब हमारा काम आम जनता जब देखेगी, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी और हमसे और ज़्यादा जुड़ेगी। माटी का लाल मीणा गुजर, इसकी जो मेकिंग थी वो किस थॉट प्रोसेस के साथ थी? आप वाकई में चाहते थे कि मीणा गुजर आप आपस में मेलजोल बढ़ाएं, इनकी दुश्मनी खत्म हो, या कुछ और रीजन था, किसी और ने कहा था आपको फिल्म बनाने के लिए? तो नहीं, मैं जब राजस्थान आया तो मैंने जब थोड़ा सा होमवर्क किया इसके ऊपर, सिनेमा के ऊपर, तब मुझे लगा कि यहाँ पे जितनी भी फिल्में बन रही हैं वो बहुत ही छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स के लिए देवी देवताओं पे फिल्म बना रहे हैं, और उसके अंदर कमर्शलाइज वाला एलिमेंट है ही नहीं किसी के अंदर। तो सिनेमा को जो कमर्शियल जो मुद्दा चाहिए ना, वो चीज कहीं नहीं थी। तो मुझे ये सबसे बड़ा गड्ढा लगा। अगर अच्छा इस किसी भी प्रदेश, अगर जैसे हम एक डिस्ट्रिक्ट पकड़ते हैं, सपोज सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में अगर किसी देवी देवता को वहाँ के लोग पूछते हैं, तो जयपुर और उसके आसपास के लोग की वो रिस्पेक्ट नहीं है उनके लिए, मतलब उनके लिए उतना वो नहीं है। तो बहुत ही छोटी सी ऑडियंस के लिए फिल्में बनाई जा रही थी, वो फिल्मों का एक बहुत बड़ा गड्ढा था। तो मुझे लगा कि जब मैं आया था उस वक्त भवरी का मुद्दा बड़ा जबरदस्त गूंज रहा था। हाँ, 2013 में आपने शायद बनाई थी। 13 में रिलीज हुई थी वो, 12 में बना दी थी मैंने उसको। 12 में बना दी थी। तो और मीणा गुज्जर की फाइट चल रही थी, डेली पेपर में मीणा गुज्जर लड़ रहे झगड़ रहे, ये सब सारा चीजें चल रहा था। तो मैंने सोचा कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स को लेकर आप फिल्म बनाना, इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, ये क्यों नहीं बना रहे? अच्छा नहीं बना रहे, तो मैंने सोचा चलो नहीं बना रहे तो मैं बनाता हूँ। फिर मैंने मीणा गुज्जर के ऊपर फिल्म बनाई, और मैंने उनकी लड़ाई झगड़े को कैश नहीं किया, मैंने वो मैसेज दिया। जब मुझे जो मेरी टीम में जो लोग जुड़े थे मीणा गुज्जरों के बारे में जब उन्होंने बताया, तब मुझे पता चला कि ये दोनों पॉलिटिक्स का कैसे शिकार होते हैं हमेशा। तो क्यों ना हम इस मुद्दे को फिल्म में डालकर, और इनका जो भाईचारे का जो रिश्ता है, इस सालों से ये जब भाइयों की तरह रह रहे थे तो इनको भाइयों की तरह ही रहना चाहिए, फिर ये पॉलिटिक्स का शिकार क्यों हो रहे हैं। तो वो एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज के साथ आगे हम बढ़े। उस फिल्म के अंदर करोड़ी जी ने भी परफॉर्म किया, वो आए ब्लेसिंग देने के लिए, फिर फिल्म देखने के लिए भी आए, 2 बार आए। पिक्चर देख के उन्होंने काफी अप्रिशिएट किया। फिर फैसला जी भी आए थे हिंडौन से, उन्होंने भी काफी अप्रिशिएट किया कि हाँ एक अच्छा है, भाईचारे का जो माहौल है वो बना रहना चाहिए। तो धीरे धीरे चीजें 2013 में ही जो है दौसा के अंदर कुछ दंगे हुए थे यूनिवर्सिटी के, मीणा गुज्जरों के जो मीणा गुज्जर के दंगे हुए थे, जिसमें लाल सौट में हुए थे, वो कुछ डेथ भी हो गई थी स्टूडेंट्स की। तो उसके बाद में ये फिल्म रिलीज हुई है? उसके बाद उसी घटना से प्रभावित होकर इस फिल्म का मैंने निर्माण किया था। ओके। हाँ, जिसमें इनकी जो भाईचारे हैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया था। मुंबई में बहुत ही मशहूर कोरियोग्राफर हैं रेमो डिसूजा, जिनको इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी काफी लोग चाहते हैं। हाँ, नो डाउट। उनके साथ आपका क्या रिश्ता है, कैसा रिश्ता है, उसके बारे में बहुत बताइए। गहरा रिश्ता है, बचपन के दोस्त है। हाँ। स्कूल में हम एक ही स्कूल में थे, साथ में पढ़ते थे, साथ में उठते थे, जाते थे, स्कूल से वापस आते थे, मस्ती करते थे। जो स्कूल में जिस तरह से दोस्त लोग जिंदगी जीते हैं वैसे जिंदगी मैंने जी है उन रेमो के साथ। और शाम को जाना और दोस्त लोग जैसे जाते हैं, लेकिन उस वक्त क्या फोन नहीं हुआ करते थे। हाँ, बिल्कुल। तो स्कूल में ही टाइम डिसाइड हो जाता था। हाँ। 3 बजे यहाँ मिलना है, 4 बजे वहाँ मिलना है। तो खुशी होती थी, लेकिन वो बहुत अच्छा आंसर था। हाँ। मैं राइटर था, तो हम दोनों के जो नेचर अलग अलग थे। हाँ। दोनों। स्कूल टाइम से आप लिखते हैं? मतलब शौक था शायरी वायरी लिखने का। तो वो डांस करता रहता था, मैं कुछ ना कुछ लिखता रहता था। तो हमारे लेकिन दोनों के नेचर अलग थे, लेकिन बाउंडिंग बहुत स्ट्रांग थी। ऐसा कोई दिन नहीं था जब हम दोनों साथ में नहीं रहते थे। डेली 4-5 बजे मिलना, और फिर क्योंकि उसको भी सिनेमा बहुत पसंद था, मुझे भी सिनेमा पसंद था, इसलिए हमारी बाउंडिंग और स्ट्रांग हो गई। एयरफोर्स से छुप छुप के जाते थे फिल्म देखने के लिए, और फिल्म देख कर आते थे, फिर उसके ऊपर डिस्कस करते थे। काफी टाइम गुजरा,
2-3 साल हम लोगों ने बहुत ही मजबूती के साथ और बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से दो जो सच्चे दोस्त होते हैं उस तरह से एक वक्त गुजारा। तो उसको मेरी राइटिंग पे बहुत कॉन्फिडेंस था, मुझे उसके डांस पे बहुत कॉन्फिडेंस था। मैं कहता था तो एक दिन बहुत बड़ा डांसर बनेगा, अच्छा कोरियोग्राफर बनेगा। वो डांस करते ही नहीं है, सिखाते भी हैं? हाँ हाँ, तो उस वक्त डांसर था वो। तो वो जब नाचना शुरू करता था तो पब्लिक वंस मोर करके उसको 3 बार नचाती थी कम से कम। तो एनर्जी लेवल उसका मैं अपनी आंखों से देखता था कि कितनी मेहनत करता है, सारी चीजें। बिल्कुल। फिर आज वो जिस जगह भी बैठा है वो उसका टैलेंट है, क्योंकि संघर्ष हम लोग ने साथ में स्टार्ट किया था। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में, राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री में पहले देखा जाता था कि बॉलीवुड के सितारों को लेकर फिल्में बनाई जाती थी, जिनमें गोविंदा ने भी काम किया हुआ है राजस्थानी मूवी में। काफी लोग हैं और भी काफी लोग हैं। किरण कुमार जी हैं, प्लस तो अब क्या वो दौर वापस आ सकता है कि? आ सकता है एकदम दौर। क्योंकि राजस्थानी सिनेमा में बॉलीवुड सितारों को देखने के लिए आज भी राजस्थान के लोग तरसते हैं। और शायद ऐसा नहीं होने की वजह से लोग राजस्थानी सिनेमा की तरफ अपना झुकाव कर नहीं पा रहे। आ जाएगा दौर, कोई भी मुझे लगता है कि आता नहीं, उसको लाना पड़ता है। लाएंगे उसको खींच के धीरे धीरे। पहले यहाँ का जो घर की जो समस्या है इसको सॉल्व कर लें, एक बार ऑडियंस और वो सारी चीजें वर्कआउट कर लें। लोगों के दिलों में सिनेमा को लेके जो एक इग्नोरेंस वाली जो भावना है उसको एक बार निकालें। मोस्टली मुझे उस वक्त बहुत दुख होता है जब राजस्थान के ही कलाकार जब ये कहते हैं कि हम राजस्थानी फिल्मों में काम नहीं करेंगे, हमको तो बॉलीवुड ही जाना है, तब काफ़ी दुख होता है। तब ये सब एहसास होता है कि इन्हें ये नहीं मालूम कि अगर अपनी मातृभाषा या आपकी जो खुद की भाषा के लिए अगर आप इस तरह के विचार रखोगे तो दूसरे क्यों रिस्पेक्ट करेंगे। सही बात। हरियाणा के लोग क्यों राजस्थानी पे रिस्पेक्ट करेंगे, या मराठी, यूपी और साउथ के लोग क्यों करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो सबसे बड़ा गड्ढा है, इस गड्ढे को भरना बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी भाषा के प्रति कनेक्ट रहें और उसकी रिस्पेक्ट करें। तो ये छोटे मोटे गड्ढे हैं, पहले एक बार ये भर देते हैं। बॉलीवुड से स्टार लाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने अगर 15 साल बॉलीवुड में दिया है तो आज भी वो कनेक्टिविटी है। जिन कलाकारों को मैं, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, जब मैं चैनल में काम करता था जिनको मैं पर डे 1000 रुपया देता था उस वक्त, आज वो सब लाखों करोड़ों के मतलब फीस लेते हैं। और मुझे मालूम है कि जिस दिन में उनके सामने खड़ा हो गया वो मना नहीं करेंगे राजस्थान में आने के लिए। तो मैं सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ कि जिस दिन वो सही वक्त आएगा तो ये जितने भी हाथी है उनको लेकर आएंगे राजस्थान में। मतलब धीरे धीरे की जा सकती है कि अब वापस वो दौर आने वाला है। आराम से एकदम। क्या आप किसी राजनीतिक दल से प्रभावित हैं? नहीं, मैं तो ये समझता हूँ हम कलाकार हैं और राजनीति से बहुत ऊपर है। ऊपर वाले ने जब इस धरती पे हमको भेजते हैं, किसी भी कलाकार को जब वो भेजते हैं, तो ये जो कलाकार वाला जो एलिमेंट है ये उसके लिए गिफ्ट होगा जब वो उसको धरती पे भेजता होगा। ये राइटर है, डायरेक्टर है, सिंगर है या डांसर है, क्योंकि ये जो पार्ट है ये पार्ट हर किसी के पास नहीं होता है। हर कोई गा नहीं सकता, हर कोई डांस नहीं कर सकता, हर कोई लिख नहीं सकता। तो ये एक विशेष कृपा है। तो राजनीति तो हमको लगता है कि ठीक है, आज की रिक्वायरमेंट है और राजस्थान के अंदर राजनीति बहुत ज़्यादा हावी है। इतनी ज़्यादा हावी है कि उसके सामने दूसरी समस्या नज़र नहीं आती, ना पॉलिटिक्स को नज़र आती है, ना किसी को नज़र आती है। तो ये बहुत घातक भी है। आज इसी राजनीति की वजह से ही ये जो भाषा का जो मुद्दा है ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है। कला संस्कृति जो दबी हुई है वो इसी राजनीति की वजह से दबी हुई है कि कला संस्कृति उठ नहीं पा रही है। उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ढिंढोरा सब कुछ हो रहा है, लेकिन कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि राजस्थान का सिनेमा अगर इतने सालों से अगर गर्क में जा रहा है तो क्यों जा रहा है। ये किसका काम था? ये काम तो इन्हीं का था कि इस चीज को संभाला जाए। अब राजस्थान के कलाकार जो पुराने जो इंस्ट्रूमेंट्स जो बजाते थे, वो क्या बोलते हैं उसको, रावण हत्था या ये सब चीजें, अब अगर मैं इस इंस्ट्रूमेंट को बजाता हूँ तो मेरा जीवन बड़ा ही दुख, तकलीफ और संघर्ष से गुजरा है। अब मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा बेटा भी इसी प्रोफेशन को आगे लेके जाए। तो पीढ़ी खत्म हो गई जी, पीढ़ी खत्म हो गई कि बेटा मैंने किया, तुम नहीं करोगे, तुम कोई दूसरा काम करो, तुम कोई दूसरा काम करो, तुम पढ़ाई करो, नौकरी करो, किसी के ऑफिस में जाओ। तो वो टैलेंट ही खत्म हो गया। बिल्कुल। तो ये जो चीजें लुप्त होती जा रही है या धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, इन सब का कारण क्या है? इन सब का कारण ही राजनीति है। अगर राजनीति सकारात्मक होती
तो ये सब भी फल फूल रही होती, बहुत खूबसूरत राजनीति तरीके से। बस वहीं तक होनी चाहिए कि वोट डाला खत्म। बस, तो इसलिए हम लोग राजनीति से दूर ही रहते हैं। और राजनीति के चक्कर में लोग अपने रिश्ते खराब कर लेते हैं, अपने रिश्ते खराब करते हैं, अपने दोस्त खराब लेते करते हैं, एक दूसरे के ऊपर अपने विचार थोपते हैं। ठीक है, हम आज़ाद देश के नागरिक हैं, हमारे अपने अपने विचार हैं। आप राम को मानते हो, मैं रहीम को मानता हूँ, तो बात तो एक ही है। अच्छा, राम और रहीम जो दोनों के जो मैसेज हैं, अलग अलग मैसेज तो नहीं है, दोनों एक ही बोलते हैं कि शांति से रहो, और कुछ तो कहते नहीं है। तो हम ये सब चीज़ों से दूर रहते हैं। बेसिकली हम चाहते हैं कलाकार सच्चे कलाकारों की तरह जिए, और दो दोस्त जिन राजनेताओं के चक्कर में लड़कर अलग हो गए, वो राजनेता जब हम देखते हैं तो वो साथ में बैठ के नाश्ता कर रहे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं। ये क्या है? वही बात है, ये जो आम आदमी है, इसको मैं ऐसे लोगों को मंदबुद्धि कहता हूँ और कुछ नहीं कहता हूँ। मंदबुद्धि लोग हैं, और इनको नहीं पता है कि जिंदगी जीना मतलब जो विचार एक नेता के हैं, दूसरे के भी विचार वैसे ही हैं, और दोनों ही अगर देश की बात कर रहे हैं या सुख शांति की बात करें, तो नाम अलग अलग होने से कुछ नहीं होता है, कर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खेल कौन सा खेलना पसंद करते हैं? स्कूल में था तब तो मैं, मुझे हॉकी पसंद था, हाँ, वॉलीबॉल और ये सब मैं खेलता था, स्कूल में था। ठीक है, और अभी तो सब खेल वेल सब छूट चुके हैं, अब सिर्फ सिनेमा ही हमारा खेल है। यही खुशी, यही गम है, यही मंदिर है, यही मस्जिद है। क्या आप दिल नहीं करता कि कभी मैदान पे जाकर के अपने खेल को खेला जाए? नहीं, यही सबसे बड़ा खेल है जो ईश्वर ने जिसकी जिम्मेदारी दी है। इंडस्ट्री को किसी न किसी तरह इसके लिए खेले, लड़े और इसको जीता है। अच्छा, एक पैटर्न हुआ करता है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी है वो, राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री में भी है, और हॉलीवुड में भी काफ़ी हद तक है कि एक स्टार कास्ट जो है वो माइंड में फाइनल होती है कि उस स्टार कास्ट को तो अपनी फिल्म में, अपने प्रोडक्शन में रखना ही रखना है ना? तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ है, या आप हर बार नए लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं? दोनों, देखिए क्या है, दोनों चीज़ों का मिश्रण बहुत ज़रूरी होता है। पुराने कलाकारों का अनुभव, एक्सपीरियंस, और नए कलाकारों की एनर्जी, टैलेंट। नए कलाकारों के कंधे पे अगर आपने जिम्मेदारी ज़्यादा डाल दी तो वो ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत ही बैलेंस के साथ दोनों ही चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे हर प्रोजेक्ट में, तांडव में भी जो फर्स्ट पार्ट में जो कास्टिंग थी, तो 60% कास्टिंग पुरानी है, और 40% या 50-50 आप कह सकते हो कि 50% कई कम से कम 8 से 10 नए टैलेंट को इसमें मौका दिए, और कुछ पुराने जो अच्छे आर्टिस्ट थे वो भी इसके अंदर है। तो दोनों के मिश्रण से फिर एक अच्छा प्रोजेक्ट बन के आया है सामने। अच्छा, आप जब भी कोई नया प्रोडक्शन शुरू करते हैं तो उसमें से मेन लीड्स तो आप पहले ही फाइनल कर लेते होंगे ऑडिशन से पहले ही। तो ऑडिशंस जो आपके होते हैं वो किस तरह की कास्ट के लिए होते हैं? अब देखिए, हर डायरेक्टर का एक फेवरेट हीरो होता है, हीरोइन होती है, और कुछ लोकेशन, म्यूजिक डायरेक्टर, कैमरामैन, जो मेन टेक्निक होती है। और बॉलीवुड में भी जितने भी प्रोडक्शन हाउस जो सक्सेस है, जो टीम के साथ बड़े हैं, वही प्रोडक्शन हाउस सक्सेस हैं। 100 अगर प्रोडक्शन हाउस है तो उसमें से 10 प्रोडक्शन ऐसा हाउस ही है जिनको आप जानते हो, और जो टीम के साथ, जैसे राज कपूर जी, उनकी एक अपनी टीम थी, उनका म्यूजिक डायरेक्टर और उनकी जो टेक्निकल जो टीम थी जल्दी हिलती नहीं थी, यश चोपड़ा साहब हैं। तो ये सब एक लंबे एसोसिएशन के साथ ये लोग आगे बढ़ते थे। और आज भी जो भट्ट साहब हैं या जिनको भी आप जानते हो, तो उनकी एक बाकायदा टीम होती थी जहाँ पे उनको मालूम होता था कि भैया हम इनके साथ काम करने में कंफर्टेबल हैं, सेट के ऊपर इनके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी, और ऐसे लोगों के साथ ही काम करना चाहिए। ग्रेट। अभी आपके साथ अगर कोई आपके प्रोडक्शन में जुड़कर आपके साथ किसी भी फील्ड में एक्टिंग हो, चाहे बैक ऑफ द कैमरा, कोई प्रोडक्शन में आपके साथ जुड़ना चाहे, तो उनको किस तरह की तैयारी करनी चाहिए? कोई तैयारी नहीं करनी है। मेरा एक नंबर है, ये 6377, ये मेरे उस पर भी है, सोशल मीडिया वाले अकाउंट पे जी। और जो भी आदमी फिल्म लाइन में जुड़ना चाहता है उसको हम अपना 100% देते हैं। ऐसे कई बार ऐसा कई केस हो चुके हैं, और ऐसे कई लोग हैं इंडस्ट्री के अंदर जो पहली बार मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि हम जुड़ना चाहते हैं, एक प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। हमने कहा आपका स्वागत है, आप काम करो, आप इसमें कैरियर बनाना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको नहीं मालूम है तो आप एक शेड्यूल हमारे साथ अटेंड करो, जो भी खर्चा होगा वो प्रोडक्शन हाउस करेगा, आप हमारे साथ रहो। उसके बाद आपको लगता है कंटिन्यू करना तो करो, नहीं करना तो आप अपना भविष्य चेंज कर लो।
क्योंकि ये जो दुनिया है ये दूर से बहुत चकाचौंध है। ये मतलब इतना आसान नहीं है एक फिल्म को बनाना और क्रिएट करना, और वो बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं इसके अंदर। उस प्रेशर से हर कोई गुजर नहीं पाता है, और ये एक आदमी के बस की काम नहीं है। मल्टीपल टीम काम करती है इसके अंदर, 40 से 50 टेक्नीशियंस आर्टिस्ट सब मिला के अलग अलग स्टेज के ऊपर फिल्मों को लेके जाना, स्क्रिप्टिंग लोकेशन करने के बाद उसको शूट करो 50-60 लोगों के साथ, उसके बाद उसका पोस्ट प्रोडक्शन करो, 20-25 लोग अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, वो सारा उसको हैंडल करते हैं। उसके बाद रिलीज का प्रेशर, वो पूरी की पूरी टीम अलग होती है, डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर थिएटर से लेकर एग्जीबिटर, ये पूरी की पूरी टीम अलग होती है। आप इतने सारे लोगों को आप कनेक्ट कैसे करोगे? इनसे रिलेशन बनाने में ही कम से कम 3-4 साल लग जाते हैं। इनको समझने, रिलेशन तो दूर की बात है, इसको पूरे प्रोसेस को समझने के लिए 3 से 4 साल का वक्त लग जाता है। आप इतना टाइम आपके पास है तो इंडस्ट्री में आओ, और नहीं है तो फिर आगे। आप राइटिंग और डायरेक्शन में हैं, कोई भी आप फिल्म बनाना चाहते हैं लिख करके, उसको डायरेक्शन करना तो एक चैलेंज भर हो जाता है। क्या आसानी से आप प्रोड्यूसर्स और फाइनेंसर्स को टच कर पाते हैं? ऊपर वाले का कर्म है कि मैं जब से राजस्थान में आया हूँ, मैं कभी मतलब स्ट्रगल करने के लिए बाहर नहीं गया। ठीक है, ये उस शायद उसने मेरे इस फैसले की रिस्पेक्ट की। उसने मुझे हिलने नहीं दिया, गिरने नहीं दिया। उसने कहा कि ठीक है लखविंद्र, अगर तुम राजस्थान में काम कर रहे हो तो बस बढ़ते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वो एहसास मुझे हमेशा रहता है, ऑलवेज। आज भी मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर हर कोई काम करने से कतराता है, तो मैं राजस्थान के सबसे कीमती जगह पे सबसे अच्छी टीम के साथ और अच्छे यूनिट के साथ काम कर रहा हूँ। और मेरे पास कम से कम एक फिल्म रिलीज है के लिए रेडी है। उसके अलावा फरवरी में दूसरी फिल्म रिलीज करने वाला हूँ, और 2 फिल्मों पे और हमारा पोस्ट प्रोडक्शन बाकी सिर्फ चल रहे हैं। तो इतना सारा काम ऑलरेडी प्रोडक्शन हाउस में है, तो कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं होती। और जो सच में काम करना चाहते हैं वो खुद ही मुझे ढूंढते हुए अपने आप आते हैं, बात करते हैं। और जिनको काम नहीं करना होता मैं खुद कह देता हूँ आप बॉम्बे जाइए, ठीक है। यहाँ तो काफ़ी स्ट्रगल है। अगर आप संघर्ष कर सकते हो सिनेमा के लिए तो हम आपके साथ खड़े हैं, तन मन धन से एकदम मजबूती के साथ। किसको अपना आइडल मानते हैं? आइडल तो देखिए हमारे बचपन से हम राज कपूर, कोई तो आदर्श है आपके, राज कपूर साहब हैं। राज कपूर है, यशराज जी हैं। इन लोगों ने बहुत ही शिद्दत सिनेमा को अपना तन मन दिया, और एक इबादत की तरह सिनेमा को ही सिनेमा से प्यार किया। तो ये लोग ही हैं, देव साहब हैं, जो पुराने लोग थे, जो बहुत ही अदब से सिनेमा को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे। इतनी ज़्यादा मतलब मुझे लगता है कि सिनेमा को ही इन्होंने अपना खुदा मान रखा था। राजस्थानी सिनेमा का भविष्य आप क्या देख पा रहे हैं अपनी आंखों से? बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। मेरी आंखों से देखो तो ये बहुत ही खूबसूरत है, और इतना खूबसूरत है कि आने वाले वक्त में जब सारे रीजनल सिनेमा अपनी चरम सीमा पे जाके जब स्थिर होंगे, उसके बाद ये जो सूरज उगेगा राजस्थान का, और वो यहीं से उगाएंगे, और 110% उगाएंगे। क्योंकि मैं 2 चीज़ों पे भरोसा करता हूँ कि जहाँ समस्या है वहाँ समाधान है, आपको उसी समाधान ढूंढना है। तो मुझे लगता है कि समाधान की एक कड़ी जो ये हमने अभी एडवांस बुकिंग की स्टार्ट की, उससे पूरी टीम के अंदर, प्रोड्यूसर के अंदर एक सकारात्मक एनर्जी आई है कि फिल्म राज मंदिर जैसे थिएटर में रिलीज हो रही है, और 2000 के आसपास टिकटें बुक हो चुकी है। ये इससे पहले किसी राजस्थानी सिनेमा के साथ नहीं हुआ था, फिल्म के साथ नहीं हुआ था। तो अभी हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, हम इस चीज़ को और आगे बढ़ा सकते हैं। और एक जो मैंने आपको बताया कि जहाँ समस्या समाधान है, और दूसरा ये है कि 100 सितारों से अच्छा होता है एक चांद। ठीक है, तो हमारे पास ये 2-4 ही लोग हैं, लेकिन मजबूत है। मतलब एक हमारे प्रोड्यूसर हैं जो मुझ पर भरोसा करते हैं, और हमने भी उनका कभी भरोसा तोड़ा नहीं। जितना भरोसा वो करते हैं उसी शिद्दत से हम लोग भी काम करते हैं, और ये बाउंडिंग बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी है, और उसी के आधार पे अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। बस आप राजस्थानी सिनेमा के लिए काम तो कर रहे हैं, लेकिन क्या आप राजस्थानी भाषा बोल और सुन पाते हैं, समझ पाते हैं? हाँ, समझ पाता हूँ, मैं बोल नहीं पाता हूँ। बोल नहीं पाते हैं? बोल नहीं पाता हूँ, समझ तो आती है सारी की सारी। मेरे राइटर्स हैं, बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, आर्टिस्ट हैं, बोलते हैं, मेरे से बात करते हैं, तो सुनता तो रहता हूँ सारा दिन उनको, राजस्थानी में कहीं ना कहीं।
मतलब राजस्थानी आपके ऑफिस में भी चलती रहती है? चलती रहती, कई कलाकार आते हैं, कई अच्छे लोग आते हैं, कई रिस्पेक्टेड लोग आते हैं, बातचीत करते हैं, मीटिंग्स होती है, बातचीत होती है और राजस्थान में डिस्कस करते हैं। राजस्थानी में भी अलग अलग जोन हैं, जैसे धुंधाड़ी हो गई या मारवाड़ी हो गई, मेवाड़ी हो गई, है ना, और शेखावाटी साइड में एक अलग ही चलता है। करेक्ट है। तो इनमें से आप कौन सी भाषा को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं? मैं देखिए भेदभाव तो नहीं कर सकता, मेरे लिए सारी की सारी भाषा सब इम्पोर्टेंट है। हम जो सिनेमा की भाषा है उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। सिनेमा की भाषा ये कि हम चाहते हैं कि हर राजस्थानी के अलावा जो हिंदी ऑडियंस है वो भी राजस्थानी से कनेक्ट हो जाए। तो हमारी एक अलग ही भाषा है, वो सिनेमा की भाषा है। उसके फेवर में पता नहीं लोग होंगे नहीं होंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे सीरियल राजस्थान बेस पे बनते हैं, उसमें हिंदी राजस्थानी मिक्स होती है, तो वो पूरे हिंदुस्तान को प्रभावित करती है और वो सीरियल हिट हो जाते हैं। ऐसे कई शो हैं, तो उसी फ्लेवर को हम यहाँ रखना चाहते हैं कि हम हार्डकोर राजस्थानी में नहीं घुसना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि राजस्थानी हिंदी का एक सॉफ्ट वर्जन हो और राजस्थान के अलावा जो बाहर के जो लोग हैं वो भी उस चीज से कनेक्ट हो, उनको समझ में आए और एक बड़ी ऑडियंस क्रिएट कर सके हम लोग। ग्रेट। अच्छा, अगला सवाल हमारा ये था कि राजस्थानी भाषा में आप मूवी बना रहे हैं, लेकिन आप जिस आर्टिस्ट से एक्ट करवाना चाह रहे हैं, कोई एक्टर है जो आपने फाइनल कर दिया है, अब वो कहीं से भी रट रटा के और ऑडिशन तैयार करके ले आया, लेकिन अब आपने जो उसको डायलॉग दिया है वो डायलॉग वो बोल नहीं पा रहा है, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं? बहुत है, हमारी टीम है, क्रिएटिव टीम है, हमारे राइटर्स हैं, वो बैठते हैं। सबसे पहले तो उनको वहां से गुजरना पड़ता है, उन गलियों से। तो वहां से वो जब जो राजस्थान के प्योर जो राइटर्स हैं, जब उनका अप्रूवल होता है तब चीजें आगे बढ़ती हैं। ये मुझे मालूम है कि मेरा एक वीक पॉइंट है कि मैं भाषा से उतना कनेक्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं यहाँ का हुई नहीं तो फिर वो समस्या हमेशा रहेगी। लेकिन जो कनेक्ट है वो उस गली से जब वो गुजरेंगे तो वहां से तो फिर कोई इशू नहीं है। फिर मेरा काम है सिर्फ परफॉर्मेंस और टेक्निकली चीजों को देखना, वो मैं देख लेता हूँ फिर। ग्रेट। तो साथियों, ये थे हमारे साथ लखविंदर सिंह जी, राइटर एंड डायरेक्टर, मुंबई से आए, जयपुर को कुछ नई ऊंचाइयां देने के लिए, राजस्थानी भाषा को, राजस्थानी सिनेमा को फिर से एक मुकाम पर ले जाने के लिए, और जिन अभावों से राजस्थानी सिनेमा जूझ रहा था उन अभावों को दूर करने के मकसद से लखविंदर सिंह राजस्थान के हो गए। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए हम यहीं इजाजत चाहते हैं। नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू सो मच।